उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एल्मिको के माध्यम से दिव्यांगजनों को 169 निःशुल्क इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड ट्राइसाइकिलें वितरित की है। इस बीच पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की CSR निधि से आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाली योजनाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समाज के अंतिम पंक्ति के वर्गों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और राज्य में सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का वितरण यहाँ पर किया गया है और मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आह्वान करना चाहता हूँ। पहले समाज के प्रकृति द्वारा सताए गए लोगों को विकलांग कहा जाता था, आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द को मिला है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। आज जो ट्राइसाइकिल यहाँ पर वितरित की गई, इसके माध्यम से कई लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं क्योंकि मोटराइज्ड है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। ये समाज का वो वर्ग है जो, जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति ने जिनका अन्याय किया है, इसके माध्यम से उनके अंदर हम आगे बढ़ने का एक हौसला पैदा कर सकते हैं। और आज 169 लोगों को यहाँ पर ट्राइसाइकिल वितरित की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य भी ऐसे कार्यक्रम लगातार हम करते रहेंगे। जैसा कि बताया गया, अभी तक मोदी जी में सत्ता में आने के बाद 20 लाख से अधिक हमारे दिव्यांग भाई बहनों को इस माध्यम से लाभ दिया है। इसके लिए एक बार फिर मोदी जी का आभार करता हूँ और हमें समाज के इस वर्ग को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए और दिशा में ये पहला कदम है। इसके लिए मैं विभाग को जो है शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। भारत सरकार की एडीपी योजना है, उसके अंतर्गत भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम के सहयोग से आज जनपद देहरादून में 169 दिव्यांगजनों को बैटरी वाली ट्राइसाइकिल मिल रही है। इसकी भारत सरकार में कीमत 60,000 रुपये है, जो इनको यहाँ पर निःशुल्क वितरित की जा रही है। भारत सरकार की एडीपी योजना है, इसके अंतर्गत पहले लाभार्थियों का चयन होता है, परीक्षण होता है, फिर एक शिविर लगा के ट्राइसाइकिल या अन्य सहायक उपकरण, बैसाखी, व्हीलचेयर, छड़ी, चश्मा, दांत आदि वितरित किया जाता है। ये सुविधा सब भारत सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। वहीं हरिद्वार में वेस्टर्न कमांड और रैम प्रहार सैन्य अभ्यास ने राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका दिखाई है। पर्वतीय और शहरी इलाकों में सेना की विशेष यूनिटों ने रणनीतिक तरीके से प्रशिक्षण लिया, जिसमें जमीनी और हवाई मोर्चे को जोड़कर एकीकृत युद्ध रणनीति प्रदर्शित की गई। अभ्यास में इस्तेमाल सभी उपकरण और मशीनें पूरी तरह स्वदेशी है। अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टरों ने लाइव डेमो में टारगेट हिटिंग और क्विक रिस्पांस ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। कमांडरों ने बताया कि इसका उद्देश्य आधुनिक युद्धक तकनीकों की ट्रेनिंग और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत छोटे से कम लफ्जों में आप लोगों को बतलाऊंगा। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीज़न, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है और ये डिवीज़न जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीज़न का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। और जैसा कि आपने देखा कि आज की लड़ाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और सभी
प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, BMPs, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट, सभी लड़ाई का एक हिस्सा है। पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था। पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। पर जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है, और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज़्यादा होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से आग्रह किया है कि धर्मपुर क्षेत्र के जिस बूथ पर उनका नाम दर्ज है उन्हें वहीं का बूथ अध्यक्ष बना दिया जाए, ताकि वे संगठन के लिए सक्रिय योगदान दे सके। उन्होंने अपने पैतृक गांव मोहनरी में अपने भाई जगदीश रावत को भी बूथ अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही। इस पर भाजपा चुटकी ले रही है कि जबकि कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इसे सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं को संदेश जाता है कि बड़े नेता भी बूथ स्तर पर काम कर सकते हैं। दिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बात कही कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चार्ज हो सके कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस नेता हरीश रावत को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। चमोली ने कहा कि हरीश रावत का पसंदीदा इलाका वही होता है जहां मुस्लिम आबादी अधिक रहती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये तक कह दिया है कि लोग उन्हें मुल्ला हरीश रावत भी कहते हैं। चमोली ने आगे कहा कि देहरादून की आजाद कॉलोनी में मुस्लिम जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए यदि हरीश रावत भाजपा में शामिल हो तो वह उन्हें वहीं का बूथ अध्यक्ष बना सकते हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल बहुत तेज कर दी है। देखो, उनका पसंदीदा क्षेत्र वो है जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको मुल्ला हरीश रावत भी कहा गया, पहले भी आपने देखा है। और मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, तो जो उनका पसंदीदा क्षेत्र है आज़ाद कॉलोनी, जहाँ पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर कुछ बूथ है मेरे पास। बूथ के हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम से काफ़ी दिक्कत होती है हमको तय करने में। तो हरीश रावत जी के लिए सबसे मुफीद जगह वो रहेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही मुसलमानों में काम करने का है। तो मैं चाहूँगा कि वो आए और मैं उनको कोई मुस्लिम बूथ थमा देता हूँ जहाँ पर वो थोड़ा काम करेंगे, तो भाजपा का काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रीतमा सिंह ने दावा किया है कि 2027 में इस बीच भाजपा को हार का जेहर पहनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने संगठन को सशक्त बनाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है। जनता पार्टी की आदत है बातों को घुमा फिरा करके नैरेटिव सेट करने की। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ना अब विश की बात हो रही है, ना विश कन्या, ना पुरुष, किसी की बात नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा कि माननीय जो है गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नाम में ही गणेश है। तो अब हम श्री गणेश करने वाले हैं। 2027 का जो बिगुल है हमने फूंकने का कार्य कर दिया है। जिसे विश की बात करनी है वो विश की बात करे, जिसे विश
कन्या पुरुष की बात करनी है करें, हम तो अमृत की बात करते हैं और अब चारों तरफ सिर्फ अमृत ही अमृत है। और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है विष पीना पड़ेगा 27 में, क्योंकि अमृत जो है अब कांग्रेस पार्टी की झोली में है। पौड़ी जनपद के ढोप-ढांगरी गांव में 62 वर्षीय भगवान देवी पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस बीच उन्हें गंभीर चोटें आई। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वन विभाग की टीम और डीएफओ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की। कोटी गांव में महिला की मौत के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ढोप-ढांगरी में एक और हमला हुआ। लगातार इन घटनाओं ने ग्रामीणों में भय का माहौल बना दिया है, खासकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर। महिला हमारी घास लेने गई थी, तो उनके साथ उनकी बहन थी, तो इतने में तेंदुए ने उनके ऊपर हमला किया और उनको अपने मुंह पे पकड़ के 2 खेत तक नीचे ले गया। उनकी बहन के द्वारा डंडा फेंका गया, तो इतने में गुलदार उनको छोड़कर भाग गया। दो ने पौड़ी डीएफओ अभिमन्यु सर को फोन किया, तो उनका कहना है कि मैं टीम रवाना करता हूँ, और अभी 4 बज चुके हैं, अभी तक उनकी कोई टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। मरीज हम जिला चिकित्सालय पौड़ी में लाए हैं, अभी उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टर अभी उपचार कर रहे हैं, डॉक्टरों ने अभी कोई कुछ बताया नहीं है हमें कि स्थिति क्या है। अभी हम सब लोग यहीं पर उपस्थित हैं और हम आपका डोभाल ढांडरी गांव है पौड़ी के आस पास के क्षेत्र में। यहाँ पे महिला भगवान देवी है, इन पे गुलदार द्वारा हमला किया गया, जिसमें इनको गंभीर रूप से तो घायल हुई थी, तो इनको जिला अस्पताल में लाया गया है। इनको प्राथमिक ट्रीटमेंट दी जा रही है और अभी ये खतरे से बाहर है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो दे दिया गया है एंड शी सेफ। और हम जो फैमिली है और जो पीड़ित है उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं और जो भी मदद है वो उसकी प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही जो जिस जगह पे घटना हुई है वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग की टीम प्रयासरत है कि वहाँ पे जो लेपर्ड है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको अगर रेस्क्यू या ट्रैंकुलाइज करके एलिमिनेट करने की आवश्यकता है वहाँ से, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। वहाँ पे टीम भी भेजी जा रही है, क्योंकि अभी पिछले 2 दिन में दूसरी तीसरी घटना है ये, और टीम भी अलग अलग जगह विस्तृत है, तो हम टीम और डिप्लॉय कर रहे हैं सभी जगह, ताकि सभी जगह भय का माहौल न रहे और जो स्थानीय जनता में विश्वास रहे। और वन विभाग की टीम सब जगह डिप्लॉय रहेगी जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वहीं दिल्ली में हाल ही में हुई बम घटना के बाद देहरादून आरटीओ विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। विभाग ने अब भारी राज्यों से यहां काम करने आने वाले व्यक्तियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में दस्तावेजों का विस्तृत वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि ऐसे लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा और साथ ही जिस कंपनी में वह कार्यरत है उसका सत्यापित प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा। विभाग का कहना है इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई। इसमें हमने एक जनरल आदेश हमारे पूरे संभाग में किया है कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनवाना चाहता है या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है और वो यहाँ का परमानेंट निवासी नहीं है और वो कोई रेंट एग्रीमेंट या किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उसके लिए हमने ये मैंडेटरी किया है कि रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो। और अगर आप कहीं और से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं और अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उसमें हम एक पुलिस वेरिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे वेरीफाइड हो कि वाकई में ये व्यक्ति यहाँ रहता है। ऐसा ना हो कि किसी कागज मिसयूज करके यहाँ लगा लिया हो, क्योंकि अभी तक इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हमारे सॉफ्टवेयर से इसका कि ये गाड़ी या कोई डॉक्यूमेंट हम डायरेक्टली फैच कर लें। तो पुलिस वेरिफिकेशन से ये हमारा सुनिश्चित हो जाएगा कोई भी अन्यथा ऐसा व्यक्ति बिना किसी के लीगल सैंक्शन के यहाँ पर अपनी गाड़ी या लाइसेंस रजिस्टर ना करवाए। दूसरा ये कि जिस तरीके से आने वाले इसमें हम एक पॉलिसी लेवल पे एक रूल बन रहा है हमारे मोटर व्हीकल जो उत्तराखंड का रूल्स है, जिसमें हम ये प्रस्तावित कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ रोड साइड मैकेनिक्स हैं वो अभी अनऑर्गेनाइज्ड हैं और कोई भी थोड़ा बहुत सीख के गाड़ी को ठीक कर दे रहा है। गाड़ी एक टेक्निकल, एक मोटर व्हीकल ऐसी चीज है कि मैकेनिकली कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो रोड पे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो कोई ऐसा डिप्लोमा होल्डर या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके इक्विवेलेंट उसने कोर्स किया हुआ हो, तो हम प्रपोज कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ही उसमें गाड़ी को ठीक करने के लिए ऑथराइज हो। साथ में उसके पास जितना स्पेस हो उतनी ही गाड़ियों को वो अपने यहाँ एक्सेप्ट करे। सपोज 5 गाड़ियों का है तो 5 से ज्यादा गाड़ी ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि
वो गाड़ियां फिर रोड पे पार्क होती हैं, वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बन जाती हैं। और तीसरा, जो भी उनके मैकेनिक या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो साथ में असिस्टेंस रहेगा जो टेस्ट ड्राइव करता है, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई टेस्ट ड्राइव करते हैं जब गाड़ी को ठीक करने के बाद, तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है और 2-3 ऐसे एक्सीडेंट हुए भी हैं। तो इसके लिए डिपार्टमेंट काम कर रहा है और आने वाले कुछ समय में इसमें हम एक रूल बनाएंगे जिससे जितने भी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे मैकेनिक्स या रोड साइड वर्कशॉप चल रही हैं, इसको हम थोड़ा एक लीगली स्वरूप देके, जिससे हम अगर कोई गलती करता है उस पर कार्रवाई भी कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसी भी शिकायत आती है कि सब स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज हो गए, जैसे कोई हीरो की मोटरसाइकिल है या मारुति की गाड़ी है, अब कोई एक होता है सर्विस सेंटर, वहां पर सारा ऑथराइज्ड आपके पार्ट्स लगते हैं और इसमें अनऑथराइज्ड पार्ट लगते हैं, वो भी एक हमारा सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है कभी। तो इन चीजों को रोकने के लिए डिपार्टमेंट आगे कदम रख रहा है। देहरादून पुलिस सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए रैंडम चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान शराब और मादक पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने ये कहा कि ओवर स्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में एनफोर्समेंट बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दो चीज़ें है कि ये तो पहले व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अगर कोई भी वाहन या कोई भी इस तरह का सड़क पर चल रहा है तो किसी भी तरह का मादक पदार्थ शराब का सेवन करके न ड्राइविंग करे। तो ये जिम्मेदारी तो पहले तो उस व्यक्ति की बनती है कि वह इस तरह के कृत्य को ना करे। बट देखा गया कि जब भी टूरिस्ट प्लेसेस पर खासकर इस तरह मसूरी या अन्य जगहों पर लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ड्राइविंग के साथ साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो लगातार हमारी देखिएगा एल्कोमीटर से भी कार्रवाई चलती है, लगातार बैरियर्स पर रैंडमली चेक करते हैं। चूँकि जब वाहनों का दबाव इतना ज़्यादा रहता है तो हर वाहन को चेक करना रोककर उसका एल्कोमीटर से पॉसिबल नहीं रहता, तो रैंडमली ही चेक किया जाता है। खासकर ऐसी गाड़ियाँ जो टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे हैं उन्हीं की गाड़ियों को ज़्यादा फोकस किया जाता है और जिसमें युवा वर्ग के लोग बैठे हैं उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कार्रवाई में भी जो देखा जाएगा विगत वर्षों में 200% से ज़्यादा हमने इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करी है। और अभी जिस हिसाब से अभी हमें निर्देश भी मिले माननीय श्रीमान ADG साहब के भी समीक्षा बैठक में, तो उसकी कार्रवाई को और बढ़ाने की बात हुई, खासकर ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग की। चूँकि यही मेन जो दो इशू हैं सबसे ज़्यादा देखे गए हैं कि एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो पहले से इसमें कार्रवाई इन्फोर्समेंट बढ़ी है और कुछ ऐसी चीज़ें उपकरण हमने मांगे हैं जिससे कि और हमें ज़्यादा इसमें कार्रवाई कर सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में खासकर ये जो लास्ट दिसंबर या जनवरी का मंथ कहेंगे जिसमें कि टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, नए साल को सेलिब्रेट करने आते हैं, तो इन्फोर्समेंट का लेवल उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। नर्सिंग सेवा संघ उत्तराखंड के संरक्षक विजय चौहान ने प्रेस वार्ता में कहा कि नर्सिंग अधिकारियों की 690 पदों की भर्ती का विज्ञापन तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने मांग की है कि नए पदों को स्वीकृत कर नर्सिंग भर्ती नियमावली में संशोधन करके कम से कम 1500 पद वर्षवार सीनियरिटी के आधार पर अतिशीघ्र निकाले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ओवर एज बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों के लिए भर्ती में कम से कम 2 वर्ष की आयु छूट दी जाए और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल न किया जाए ताकि उत्तराखंड के मूल निवासी ही इससे लाभान्वित हो। सर्वप्रथम तो मैं विजय चौहान नर्सिंग सेवा संघ से, और सर जैसे कि अभी एक हफ्ता पहले सरकार ने उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के द्वारा नर्सिंग अधिकारियों की लगभग 690 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। मगर उसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे हमारी भर्ती पूर्व से होती आई है, वर्षवार के माध्यम से हमारा चयन होता आया है, मगर इस बार सरकार ने परीक्षा के माध्यम से हमारी भर्ती प्रक्रिया निकाल दी है, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा कहना यह है कि हमारी जो अभी पिछली 3000 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती संपन्न हुई थी, उसमें वर्षवार के माध्यम से सरकार ने हमारी भर्ती की थी और जो कि लगभग 10 से 12 सालों के उपरांत निकली थी। तो अब सरकार को वर्षवार के माध्यम से हमारी भर्ती प्रक्रिया को करने में क्या दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि जबकि हमारे 2014 बैच से लेकर और 2021 बैच तक के अभ्यर्थी सभी की एक मुश्त एक राय है कि हमारी जो भी आगे भर्ती हो वो सीनियरिटी और वर्षवार के माध्यम से हो। तो सरकार को आखिर इसमें क्या दिक्कत है। और ऊपर से एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस समय क्या किया है कि हमारे जो पिछले 3000 जो पद भरे गए थे वो कोर्ट के
हस्तक्षेप के माध्यम से भरे गए थे। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 3000 पदों को वर्षवार के माध्यम से भरा जाए, तो उसमें हमारे 210 पद, लगभग 210 पद, 103 पद हमारे स्वास्थ्य विभाग के और 107 पद हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग के बचे हुए थे। उन पदों को भी सरकार ने बड़ी ही चालाकी से इस नई भर्ती में शामिल कर दिया परीक्षा के माध्यम से, जबकि वे पद हमारे सीधा 210 पद, वैसे तो हमारी संपूर्ण भर्ती की मांग ये है कि वर्षवार के माध्यम से निकाली जाए, मगर जो हमारे 210 पद हैं उनको भी सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ इस नई भर्ती में शामिल कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के वाहन मालिकों को राहत देते हुए वाहन फिटनेस फीस में 1 वर्ष तक कोई वृद्धि न करने का फैसला लिया है। यह कदम जनता के वित्तीय बोझ को कम करने और परिवहन क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के वाहन स्वामियों, जो मुख्यतः मध्यम वर्ग से हैं, को बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय प्रदेश के परिवहन क्षेत्र और आम जनता दोनों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि आपने जो हमारे उत्तराखंड में जितने वाहन हैं 15 साल पुराने, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसी नई लागू की है, जिसमें 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिटनेस फीस में वृद्धि की गई है, आपने इससे हम लोगों को छूट दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम गरीब लोग हैं जो 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं और उन लोगों की आपसे बड़ी आशा थी कि आप इस प्रकार का देंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो मेरी बराबर आपसे मांग चलती आ रही कि यहाँ पे उत्तराखंड में फिटनेस जो गाड़ियाँ जब तक ATS सेंटर पूरे लागू न हो तब तक RTO कार्यालय में हो, तो तब तक के लिए आप ये भी करवा दें। आपका मैं बहुत लालकुआं में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी की पहल पर राज्य सरकार ने गोला और नदौर नदी में लगते वाहनों की फिटनेस फीस को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर पूर्व स्तर पर रखने का निर्णय लिया है। इससे पहले 15 वर्ष पुराने वाहनों की फीस 1,800 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई थी, जिससे वाहन स्वामियों को रोजी रोटी में संकट का सामना करना पड़ रहा था। वाहन स्वामियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कोश्यारी और संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय खनन गेट प्रतिनिधि और कई वाहन स्वामी उपस्थित थे। देखिए, गौला और नंदौर से जुड़े हुए लगभग 11,000 वाहन स्वामी जो काफी परेशान थे, लगभग 26-27 हजार रुपये उन लोगों को फिटनेस की फीस देनी पड़ी थी, जो पूर्व में लगभग जो है 2200 रुपये लगभग फिटनेस होती थी। लगभग 10 गुना फिटनेस बढ़ चुकी थी और इसी निमित्त जो है वाहन स्वामियों ने कहा कि जो है भाई दीपेंद्र कोश्यारी जी से भी मुलाकात करके समस्या के निदान हेतु उनसे मुलाकात की जाए। तो इस निमित्त हमारी जो है जल सेक्टर स्कूल कार रोड में एक मीटिंग हुई वाहन स्वामियों की, और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख वाहन स्वामियों का एक शिष्टमंडल जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समस्या फिटनेस की समस्या से अवगत कराएंगे। और इसमें हमने ट्रैक्टरों से संबंधित समस्या और GPS से संबंधित समस्या भी लगभग 3-4 समस्याएं हमने इसमें रखी हुई थी, जो है कल पत्र के माध्यम से हमारी सारी समस्या पूर्ण हो चुकी है। इस कार्य के लिए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का और युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी जी का और खनन सचिव राजपाल लेगा जी और ब्रिजेश कुमार संती जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी प्रकार की हमारा सहयोग करने का आश्वासन कोश्यारी जी ने हमको अभी भी दिया हुआ है, और मैं आपके माध्यम से समस्त वाहन स्वामियों को बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं आगामी खनन सत्र के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। ये इसमें हमारी बहुत लंबी लड़ाई थी, ये पिछले साल से लड़ रहे थे, इसका समाधान हुआ है। और इसमें ये है कि बड़े वाहन स्वामी 11,000 वाहन स्वामी परेशान थे, कोई गाड़ी नहीं निकालने को तैयार था। फिटनेस वाले में कम से 25,000 रुपया खर्चा था, GPS लगा के 27 पहुँच रहा था। और उसमें ये हुआ है कि हमें दीपेंद्र कोश्यारी जी से पहले भी कहा था हमने, फिर वो एक बार मिले थे, जल सेक्टर स्कूल में हमारी मीटिंग हुई थी, और उसमें हमने फिर उन्होंने बोला मैं जल्दी ही आपको मुख्यमंत्री जी से ये बात करके मैं मिलाता हूँ टाइम लेके। तो उन्होंने हमें बुलाया और वहाँ हमारे कोश्यारी जी और लेखा जी और राजपाल लेखा जी, उन्होंने हमें मदद की और कोश्यारी जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलाया और वहाँ मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई ये गरीब आदमी है, इनका फिटनेस होना है,
और इनकी व्यवस्था 11,000 गाड़ियाँ हैं, स्थिति ठीक नहीं है वहाँ गाड़ी वालों की। और तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम 1 साल के लिए इसको आगे वो कर देते हैं। और राजपाल लेखा और कुछ दीपेंद्र कोश्यारी जी ने हमारी बहुत मदद की और आगे भी हमें इन लोगों की मदद चाहिए और इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।